So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, this video is part 5 of chapter Human Health and Diseases. ठीक है, अभी तक इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए 4 पार्ट्स आ चुके हैं. जस्ट अ मिनट. यस, 4 पार्ट्स अभी तक इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं. आज हम लोग 5th पार्ट से कंटिन्यू करने वाले हैं. सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. अगर आपने लास्ट पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो वहां से आप जाके उनको देख सकते हैं. अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर ना इम्यूनिटी को रैप अप किया था पार्ट 4 के अंदर. बट उसके अंदर एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक रह गया था. ठीक है, जो जब वीडियो एंड हो गई तो देन आई रियलाइज कि अच्छा ये रह गया है. तो पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो इम्यून सिस्टम इन द बॉडी के अंदर हमने जो है पढ़ा था लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था. लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था, बोन मैरो थाइमस के बारे में पढ़ा था. अब स्प्लीन वाले पार्ट से यानी कि यहाँ से रह गया था, हमने यहाँ पे जो है इसको रैप अप कर दिया था लास्ट में. तो पहले हम इसको करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी करेंगे. अच्छा, जो नोट्स रहेंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड डलते हैं, और जितने भी नोट्स होते हैं वो भी वहीं पे अपलोड. ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्प्लीन, सो स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन. ठीक है, स्प्लीन क्या होता है? इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन, मेनली कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स. यानी कि जो लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं. It acts as the filter of blood. Now, this is very important. Okay. What it does, it acts as the filter of blood by trapping blood-borne microorganism. अब जो blood-borne microorganisms होते हैं ना, ये उनको ट्रैप करता है. ठीक है, ये उनको ट्रैप करता है, और इस तरीके से ये किस तरह क्या काम करता है? एज अ ब्लड फिल्टर काम करता है. ठीक है. स्प्लीन ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वोयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. यानी कि ये जो पॉइंट है, अच्छा ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्प्लीन होता है ना, इट इज अ लार्ज रिजर्वोयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. ये काफी बार पूछा भी और आगे भी पूछा जा सकता है नीट के अंदर. ये जो वीडियोस है ना, ये आपके सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स, आपके नीट, सीयूईटी, ठीक है, अगर आप में से कोई आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अपीयर करेगा, आईसर ईएटी आईएटी के लिए, या फिर अगर आप में से कोई आईसीएआर के लिए अप्लाई करेगा, तो सभी एग्जाम्स के लिए वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है. ठीक है, सो एक एक चीज आप बहुत ध्यान से समझो. जो नहीं समझ में आता तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें. ठीक है. The lymph nodes are small solid structure located at different points along the lymphatic system. अब जो lymph node क्या होते हैं? These are small solid structures. ठीक है, जो different different points पे lymphatic system में present होते हैं. Lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigens which happens to get into the lymph and tissue fluid. अब जो lymph node होते हैं वो क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करती हैं, या डिफरेंट एंटीजेंस, ठीक है, जो लिम्फ के अंदर एंटर कर सकते हैं या टिश्यू फ्लूइड के अंदर एंटर करते हैं, उनको ट्रैप करने का काम कौन करता है? उनको ट्रैप करने का काम लिम्फ नोड करता है. ठीक है, उनको ट्रैप करने का काम लिम्फ नोड करता है. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there and cause the immune response. ठीक है, अब लिम्फ नोड ने जो एंटीजेंस ट्रैप की, ठीक है, जो एंटीजेंस लिम्फ नोड के अंदर ट्रैप हुए, वो क्या करते हैं? बेसिकली लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं. जो लिम्फोसाइट्स वहां पे प्रेजेंट है उनकी एक्टिवेशन में काम करते हैं. एंड जब लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, दैट मीन्स वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वहां पे ट्रिगर हो जाता है, या वो वहां पे एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है. There is lymphoid tissue also located within the lining of the major tracts. अब मेजर ट्रैक्ट्स के अंदर, अच्छा सबसे पहले लिम्फोइड टिश्यू जो होता है, ठीक है, वो डिफरेंट ट्रैक्ट्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, सॉरी
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है। तो इनके लाइनिंग के अंदर जो है लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है माल्ट या फिर म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue. This is very very important, and it is constitutes about 50% of the lymphoid tissue in the human body. यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो lymphoid tissue है उसका 50% कॉन्स्टिट्यूशन 50% कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid टिश्यू यानी कि मॉल्ट का होता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब इसी के साथ हमने इम्यूनिटी वाले टॉपिक को फाइनली रैप अप कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एड्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं एड्स। अब एड्स क्या होता है, इट इज एक्वायर्ड, जस्ट अ मिनट, यस, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, मेरी राइटिंग बीच बीच में गंदी हो जाती है, सिंड्रोम, ठीक है। इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मींस डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. Now this is very very, इसका ये जो फुल फॉर्म है या जो नाम है ना, इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होना, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होना, एक्वायर्ड यानी कि ये एक्वायर की गई आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है। एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ टाइम इसको एक्वायर कर रहा है। इस इम्यूनो डेफिशिएंसी को जब कोई ह्यूमन बीइंग एक्वायर करता है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, ठीक है, अपनी लाइफ टाइम के थ्रू, तो इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। यानी कि ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं होता, ये बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। यानी कि जैसे आईबीएस होता है, आईबीएस का आपने नाम सुना है। आईबीएस क्या होता है, आईबीएस इज इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, ठीक है। तो आईबीएस के अंदर क्या होता है, जो आईबीएस पेशेंट्स होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, लूज मोशंस हो जाएंगे, पेट में दर्द होगा उनको, ठीक है, बहुत ही डिस्कम्फर्ट रहता है उनको, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, बेसिकली ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं और उसी को सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जब हमें दिखाई देते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के अंदर, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंड्रोम का नाम देते हैं, ठीक है। Now it was first reported in 1981, यानी कि एड्स का जो फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था वो 1981 के अंदर हुआ था। एंड इन द लास्ट 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million people, ठीक है। यानी कि 25 मिलियन लोगों से ज्यादा की डेथ जो है वो एड्स की वजह से हुई है अभी तक, ठीक है, लास्ट 25 ईयर्स के अंदर। सो आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना डेडली डिजीज है, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है एंड इसीलिए हम इसको पढ़ भी रहे है ना। अब इसका कॉजल एजेंट क्या है, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और HIV। जस्ट अ मिनट, इसको किसी और कलर से हाईलाइट करते हैं। इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपने कई बार देखा है HIV एड्स भी बोला जाता है इसको, वो इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इसका जो कॉजल एजेंट है दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और HIV, ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट, व्हाट इज इट, इट इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं का एक मेंबर है HIV, ठीक है, उन्हीं का एक मेंबर है HIV विच हैव एन एनवेलप enclosing the RNA genome। अब ये जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, ठीक है, इनके पास में क्या होता है ना, जो आरएनए जीनोम होता है इट इज कवर्ड बाय एन एनवेलप, ठीक है, इट इज कवर्ड बाय एन एनवेलप। जो आरएनए जीनोम होता है ना, इट इज कवर्ड बाय एन एनवेलप, HIV वायरस या रेट्रोवायरस के केस, ठीक है।
अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना एक डायग्राम आपको दिखाया है रेट्रोवायरस की रेप्लिकेशन का। इसको अभी हम लोग थोड़ा सा और कवर करके फिर इस डायग्राम के ऊपर है। ठीक है। नाउ, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन अकर्स बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अब किस किस तरीके से जो है एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है? या तो इफ someone is having sexual contact with an infected person, यानी कि अगर किसी पर्सन को एड्स है एंड कोई अदर पर्सन उनके साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स उनको एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अब अगर एचआईवी के पेशेंट के अंदर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उस केस के अंदर भी एचआईवी होने का पूरा पूरा खतरा होता है। ठीक है। एचआईवी एड्स के इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत होता है। ठीक है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स। ठीक है, यानी कि अब इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स मतलब जो वेन्स के अंदर ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावेनस। ठीक है, यानी कि अगर इंजेक्शन निडल्स शेयर की जा रही है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में, उस केस में हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, यानी कि अगर मदर को एचआईवी एड्स का प्रॉब्लम है, एड्स का प्रॉब्लम है, तो चाइल्ड को भी इन्फेक्शन हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है। So people who are at high risk of getting this infection include individuals who have multiple sexual partners, drug addicts who take drug intravenously, individual who require repeatedly blood transfusion, and children born to an HIV infected mothers। अब ये पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, अगर किसी इंसान को एड्स हो जाता है, ठीक है, एचआईवी एड्स का अगर प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस केस के अंदर कई बारी सोसाइटी उस चीज को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखती है, बिकॉज उनको एचआईवी एड्स होने का एक ही तरीका नजर आता है, दैट इज हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। बट वी व्हेन वी गो इनटू द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, तो हमें समझ में आता है कि इसके ट्रांसमिशन के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, यानी कि एक इन्फेक्टेड मदर से भी एक बेबी को एचआईवी एड्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए किसी भी एड्स के पेशेंट के लिए। सबसे पहली बात तो ये हम पढ़ रहे हैं इस चीज को, हम समझ रहे हैं, तो इट्स आवर ड्यूटी कि हमारे आसपास भी जो लोग हैं उनको, उनके अंदर इस बात को लेके हम लोग अवेयरनेस फैलाएं, ताकि उनको एक गलत नजरिए से, एक गलत पर्सपेक्टिव से ना देखा। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी यहाँ एक नोट दिया हुआ है, HIV AIDS is not spread by mere touch or physical contact, it spreads only through body fluids। अब अगर HIV पेशेंट जो है, ठीक है, अगर कोई HIV पेशेंट जो है या कोई एड्स पेशेंट है, ठीक है, उनके टच या उनके साथ में फिजिकल कांटेक्ट में आने से किसी को इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इट कैन ओनली स्प्रेड थ्रू ब्लड फ्लूइड्स। ठीक है, इट कैन ओनली स्प्रेड थ्रू ब्लड फ्लूइड्स। It is hence imperative for the physical and psychological well-being that HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society। इसीलिए इनको आइसोलेशन पे नहीं रखना चाहिए कि अच्छा नहीं आपको इन्फेक्शन है तो आप बिल्कुल अलग रहेंगे सोसाइटी से, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो चीजें गलत होती। ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptom. This period may vary from a few months to many years, usually 5 to 10 years। यानी कि अब सिम्टम्स जब आएंगे और इन्फेक्शन जब हुआ, इसके बीच में अच्छा खासा टाइम लैग होता है। ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड के अंदर ना डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि अभी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अभी रेट्रोवायरस ने इन्फेक्शन कॉज कर दिया और अभी उनको सिम्टम्स जो है वो दिखने लग जाएंगे, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उनके अंदर जो है वो हमें सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, ऐसा उस केस के अंदर नहीं होता। ये बात आपको सबसे पहले तो ध्यान रखनी है। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स, यानी कि कई बारी तो कुछ महीने के अंदर ही सिम्टम्स जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं। कुछ केसेस के अंदर 5 to 10 years तक भी जो सिम्टम्स है वो नहीं नोटिसेबल होते हैं, यानी कि इतने सालों तक भी जो है वायरस जो है वो खुद को रेप्लिकेट ही कर रहा होता है वहां पे, बट सिम्टम्स वहां पर नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। ओके। After getting into the body of a person, the virus enters into macrophages where RNA genome of virus replicates to form viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase। अब इस बात को आप ध्यान से समझो।
जब वायरस एक पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो उसके बाद में क्या होता है, वो मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर करेगा। मैक्रोफेजेस के अंदर बॉडी में एंटर करके मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर करेगा, जहां पे जो वायरस का आरएनए जीनोम है वो रेप्लिकेट करेगा एंड इट विल फॉर्म वायरल डीएनए। वो क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म वायरल डीएनए। किसकी हेल्प से बनाएगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नाउ दिस इज वेरी वेरी, ठीक है। जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया, वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर किया, उसके बाद में वो मैक्रोफेजेस के अंदर जाएगा, ठीक है। मैक्रोफेजेस के अंदर जाके वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, रेप्लिकेट करेगा। एंड आरएनए जीनोम जो है, ठीक है, ठीक है, आरएनए जीनोम जो है वो रेप्लिकेट करेगा एंड वहां पे वायरल डीएनए फॉर्म करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। The viral DNA gets incorporated into host cells DNA and directs the infected cells to produce virus particles. अब ये जो वायरल डीएनए है ना, ये होस्ट सेल के डीएनए के अंदर खुद को इनकॉर्पोरेट करेगा एंड वहां पे जो इन्फेक्टेड सेल्स है उनको डायरेक्ट किया जाएगा, उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि अब आप वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस, ठीक है। Now, macrophages continue to produce virus and in this way they act like a HIV factory. Very very important point. ठीक है, क्या होगा अब यहाँ पे मैक्रोफेजेस के अंदर इन तो एंटर किए है ना वायरस, तो वहां पे तो क्या होगा, वायरस कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता रहेगा क्योंकि वो तो रेप्लिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। वो क्या कर रहा है, बेसिकली रेप्लिकेट कर रहा है, तो वहां पे तो वायरस प्रोड्यूस होता रहेगा। दैट मीन्स जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो एज एन एचआईवी फैक्ट्री एक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली एचआईवी एंटर्स इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, ये टी लिम्फोसाइट्स, इसको ना टी एच ऐसे लिखना, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। अब सेम टाइम पे क्या होगा, जो एचआईवी होगा वो टी लिम्फोसाइट्स के अंदर, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनके अंदर एंटर करेगा एंड उसके बाद में वहां पर रेप्लिकेट करेगा एंड प्रोजेनी वायरसेस प्रोड्यूस करेगा, ओके। Progeny virus is released in the blood attack over other helper T lymphocytes. This is repeated, leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocytes in the body of an infected person. अब क्या होगा, ये जो प्रोजेनी वायरस प्रोड्यूस हुए ना, ये जो प्रोजेनी वायरस प्रोड्यूस हुए, ये क्या होंगे, ब्लड के अंदर रिलीज होंगे। तो जब ये ब्लड के अंदर रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे, जो अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है उनके ऊपर अटैक, उनके ऊपर जब ये अटैक करेंगे तो वहां पर जो नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है, जो हेल्पर टी सेल्स है, उनका नंबर डिक्रीज होगा, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सन सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। तो ये कुछ सिम्टम्स जो है वो इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, जहां पे नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स रिड्यूस होता जा रहा है, होता जा रहा है, इस पीरियड के दौरान वहां पे कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। Now, due to decrease in number of helper T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi and even parasites like toxoplasma. अब इस केस में देखो क्या होगा, जब हेल्पर टी सेल्स का नंबर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या होगा, अब जो इन्फेक्शन एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर इजीली ठीक हो सकते थे, वो इन्फेक्शन जो है वो वहां पर उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर इजीली ठीक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है वो तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो वहां पे इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, स्पेशली ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन एंड इवन पैरासाइट इन्फेक्शन, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मा के थ्रू भी वहां पे इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। The patient becomes so immunodeficient that she is unable to protect himself against these infection. अब जिनको भी HIV एड का प्रॉब्लम होता है, वो नॉर्मल इन्फेक्शन से, जिनसे हमारी बॉडी इजीली फाइट कर सकती है, उनको ओवरकम कर सकती है, उनसे भी हम उन इन्फेक्टेड पर्सन की जो बॉडी है वो फाइट नहीं कर पाती, ओके। A widely used diagnostic test is ELISA. ELISA की फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम अगर एक्स्ट्रा कुछ वीडियोस लेके आएंगे अभी कुछ टाइम के अंदर ही हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे एलाइसा को लेके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो बट आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम पता होना चाहिए। एलाइसा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे
वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। एंड एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो एलाइसा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। अब एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो होती है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को दी जाती है, ठीक है, बट दे आर ओनली पार्शियली इफेक्टिव, ओके। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैनॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनएविटेबल। यानी कि ये क्या करती है, बस इंसान को थोड़ा और लंबा जीने में हेल्प करती है, बट डेथ ऑब्वियसली वो प्रिवेंट हो ही नहीं सकती है। वो तो यार किसी नॉर्मल पर्सन की भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे एड्स का इन्फेक्शन हुआ, उस केस के अंदर भी डेथ जो है वो, उसको जो है टाला नहीं जा सकता, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं टाला जा सकता। सो व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ एड्स? सबसे पहली बात है, इसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है, इसका कोई क्योर नहीं है। एड्स का जो है कोई पर्टिकुलर इलाज वहां पर नहीं होता है। तो एड्स जो है वो इसका कोई इलाज नहीं है कि इसको बिल्कुल काटा नहीं जा सकता कभी, ठीक है। सो इस केस में इसको प्रिवेंट कर सकते हैं आप लोग। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। HIV infection more often spreads due to conscious behavior pattern and is not something that happens inadvertently like pneumonia or typhoid, ठीक है। अब ये जो है ना, कॉन्शियस बिहेवियर की वजह से होता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी को करवाना पड़ रहा है तो उस केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले आप ये पूछें, या डॉक्टर्स का ये ड्यूटी बनता है कि वो ये बताएं कि जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जा रहा है क्या उनको HIV एड्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। जिनके भी साथ जो है आप किसी ह्यूमन बीइंग के जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स है, उनको HIV इन्फेक्शन तो नहीं है। जो मदर है, जो प्रेग्नेंट मदर है, उनको HIV इन्फेक्शन नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स न्यूबॉर्न्स में टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, वही मैंने आपको भी समझा दिया। in our country the national AIDS control organization, full form is important, इसको नाको भी बोला जाता है कई बारी, and other non governmental organizations such as NGOs, they are doing a lot to educate people about AIDS, ठीक है। एड्स को लेके आजकल बहुत ज्यादा अवेयरनेस या फिर जागरूकता फैलाई जाती है ताकि जो है लोग इस चीज को लेके अवेयर हों और इसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, इसको प्रिवेंट किया जा सके। तो उसके लिए जो नाको है, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिफरेंट एनजीओ है, वो इसके ऊपर कंटिन्यूअस का वर्क जो है वो कर रही है, ठीक है। WHO और द वर्ल्ड हेल्थ, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, it has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, ठीक है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए ताकि HIV इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाया जा सके। मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ensuring the use of disposable needles and syringes in public and private hospitals and clinics, ठीक है, डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज होनी बहुत जरूरी है ताकि उनको रीयूज ना किया जा सके। Free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex and promoting regular checkups for HIV in susceptible population are some such steps, ठीक है। Now, infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden since then the infection may spread to many more people. अब अगर किसी को HIV एड्स इन्फेक्शन है तो उसको छुपाया नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है कि आपको इन्फेक्शन है, या उस केस के अंदर अगर बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में सामने वाले इंसान को भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इस तरीके से इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों में फैल सकता है। सो इस चीज को लेके छुपाना जो है दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ पीपल शंड बाय सोसाइटी। तो मैंने वही आपको पहले भी बोला था कि उनको जो है गलत नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है। दे नीड सिंपैथी, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो यू वी शुड हैव सम सिंपैथी, ठीक है। एंड हमें इस तरीके से जो है किसी के भी साथ में गलत बिहेवियर नहीं करना चाहिए। Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chances of widespread of the disease in case vary. It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of disease. Okay. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने एड्स को कंप्लीट कर लिया। हाँ, डायग्राम अभी बचा हुआ, उसको देख लेते हैं। नाउ दिस इज अ डायग्राम शोइंग रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। अब इसको ना ध्यान से देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को।
दिस इज रेट्रोवायरस। वायरल प्रोटीन कोड जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है ना। दिस इज वायरल आरएनए कोड। अब इसने क्या किया, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो वायरल आरएनए इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल। जो वायरल आरएनए था वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक एनिमल सेल दिखाया हुआ है, एनिमल सेल दिखाया हुआ है। अब ये यहाँ पर जब इंट्रोड्यूस हो गया तो ये जो वायरल डीएनए है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब क्या होगा, ये वायरल डीएनए यहाँ पे जब प्रोड्यूस हो गया तो ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, ये सब कहाँ, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। जो वायरल डीएनए है वो होस्ट जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा उसको, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब इस होस्ट जीनोम के अंदर वायरल डीएनए खुद को इनकॉर्पोरेट करेगा। अब जो न्यू वायरल आरएनए है वो प्रोड्यूस होगा इस इन्फेक्टेड सेल के वजह से। इस इन्फेक्टेड सेल के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस होगा। अब जब यहाँ पे वायरल आरएनए प्रोड्यूस होगा दैट मीन्स वहां पे नए वायरसेस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, नए वायरसेस प्रोड्यूस होंगे और ये जो न्यू वायरसेस होंगे ये अदर सेल्स को वहां पर इन्फेक्ट। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। अच्छा, अब एक नोट दिया, इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। अब जो इन्फेक्टेड सेल है, जो सेल इन्फेक्ट हुआ है वो सरवाइव करता है। ठीक है, वो सरवाइव कर सकता है जब वायरसेस जो है वो रेप्लिकेट हो रहे होते हैं और रिलीज हो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने ना एड्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर डिजीज विच इज कैंसर। आज की डेट में कैंसर जो है वो कितने लोगों की मौत का कारण बन रहा है ये हम सबको पता है, एंड उसी के ऊपर हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, कैंसर is one of the most dreaded diseases of human being and it is a major cause of death all over the world. शायद ही कोई होगा जिसको कैंसर से डर नहीं लगता होगा। ठीक है, सो इट इज सच अ डेडली डिजीज और सच अ ड्रेडेड डिजीज। मोर देन अ मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाइड एनुअली। हर साल न जाने कितने लोगों की कैंसर की वजह से डेथ होती है। हम लोग सुनते भी हैं, हम लोग ऐसे केसेस देखते भी हैं। कई बार हमारे नोन में भी जो है ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, द mechanism that underlie development of cancer are oncogenic transformation of cell. Okay, just a minute. And its treatment and control have been some of the most intense areas of research in biology and medicine. आज की डेट में कैंसर के ऊपर इतनी रिसर्च चल रही है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, why? Because it is such a dreaded disease, तो उसको क्योर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार जिनके अंदर क्योर हो भी जाता है ना, दोबारा से भी कई बार हो जाता है। ठीक है, बिकॉज अभी हम लोग इसका सारा मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो वहां पर डेथ हो सकती है एंड ये वो बहुत, आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी जो है कैंसर की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो पहले ऐसे बोला जाता था कि अगर कोई स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है, अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, उनको जो है वहां पर जो है बेसिकली कैंसर की प्रॉब्लम होती थी। बट अगर बात की जाए, कुछ छोटे बच्चों को भी देखने को मिल जाता है कैंसर की प्रॉब्लम, किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिलता है। तो उनको किस वजह से हो रहा है, यहाँ पर एक मेजर फैक्टर जो है वो लाइफस्टाइल भी आता है। ठीक है, वहां पे एक फैक्टर जो है, एक मेजर फैक्टर लाइफस्टाइल भी आता है। ठीक है, उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब कैंसर जो है किस तरीके से डेवलप होता है, इट डेवलप्स ड्यू टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। अभी इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दैट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड कैंसर। ओके, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ये हमने पढ़ लिया। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएटेड इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। अब ये आप ध्यान से समझना, हमारी जो बॉडी है उसमें जो सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है, जो सेल्स का डिवीजन होता है, वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कंट्रोल्ड मैनर में होता है। वो ऐसे नहीं है कि अनकंट्रोल्ड मैनर होगा। जब सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं ना तभी कैंसर होता है। ठीक है, अभी उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब कैंसर सेल्स में क्या होता है, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना, इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन हो जाता है दैट मीन्स जो सेल्स है वो कंट्रोलेबली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो रेगुलेटेड वे में डिवाइड नहीं करती। जिस इंसान को कैंसर हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर,
ठीक है। नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का क्या मतलब होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यानी कि जो नॉर्मल सेल्स होंगे अगर वो दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में भी आ रहे हैं तब भी उनकी जो ग्रोथ है, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, वो इनहिबिटेड रहती है। ठीक है, उनकी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वो इनहिबिटेड रहती है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही होती है। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल्स अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। कैंसर सेल्स जो है दे हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के अंदर बहुत बार पूछा और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cells जिनको ट्यूमर्स बोला जाता है। अब इसी वजह से क्या होता है, वहां पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो तो लॉस्ट हो गई। दैट मीन्स जैसे ही जो कैंसरस सेल्स है नॉर्मल सेल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। वहां पे क्या होता है, बेसिकली मासेस ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको ट्यूमर्स का नाम दिया जाता है। जिनको किसका नाम दिया जाता है? जिनको ट्यूमर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है। ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। अब ट्यूमर्स भी दो टाइप के होते हैं, द फर्स्ट वन इज बेनाइन एंड द सेकंड वन इज मैलिग्नेंट। Benign tumors normally remain confined to their original location and do not spread to other parts of the body and cause little damage. अब लेट से, ठीक है, लेट से किसी को किसी ह्यूमन बीइंग को जो है वो गले में कैंसर हो गया। ठीक है, गले में किसी को, लेट से किसी ह्यूमन बीइंग को गले में कैंसर हो गया है, तो अब क्या होगा अगर बेनाइन ट्यूमर्स है। ठीक है, जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन तक ही कन्फाइंड रहेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लोकेशन तक ही कन्फाइंड रहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर किसी को गले में कैंसर हुआ है तो वो यहीं पे, यानी कि वो नेक रीजन को ही इफेक्ट करेंगे, बाकी बॉडी पार्ट्स में कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। डालेंगे ऑब्वियसली, अगर हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जैसी बीमारी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रही है, हमारी बॉडी धीरे 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 करके, देखो जिसको भी कैंसर की प्रॉब्लम होती है धीरे 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 करके बॉडी वीक होती चली जाती है, इम्यूनिटी वीक होती है। ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट की वजह से भी होती है, बट एक रीजन ये भी है ना कि हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर क्या सेल्स डिवाइड ही किए जा रहे हैं एंड अनकंट्रोलेबली डिवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे बाकी ऑर्गन्स में डैमेज कम होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पार्ट में ज्यादा डैमेज। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होता है, दीज आर मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, इनको न्यूप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स भी बोला जाता है। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के केस में क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के केस में ये कंफाइंड रीजन में नहीं रहते। ठीक है, ये कंफाइंड एक लिमिटेड रीजन में नहीं रहते। ठीक है, दीज आर प्रोलिफरेटिंग सेल्स, इनको नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स भी बोला जाता है। अब ये क्या करेंगे, दे ग्रो वेरी रैपिडली, रैपिड ग्रोथ होगी। दे इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, जो आसपास नॉर्मल टिश्यूज है उनको भी ये इन्वेड करते हैं, उनको भी ये डैमेज करते हैं, उनपे भी अटैक करेंगे और उनको भी डैमेज करेंगे। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाय competing फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, अगर कैंसरस सेल्स, अगर कैंसरस सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके साथ में compete करेंगे। compete किसके लिए करेंगे, फॉर दी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, cells slaughtered from such tumors reach distant sites through blood and wherever they get lodged in the body they start a new tumor there। यानी अब ये क्या हो गया, ऐसे जो सेल्स होते हैं जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की वजह से हुए, वो क्या करते हैं बेसिकली ब्लड के थ्रू क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में रीच करेंगे एंड जहां पर भी पहुंचेंगे थ्रू ब्लड बॉडी के अंदर, वहीं पर क्या करेंगे, एक नया ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर एक नया ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेटास्टासिस बोला जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मेटास्टासिस बोला जाता है। एंड इट इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, इट इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। यानी कि अगर किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है तो इट इज द मोस्ट फियरेबल प्रॉपर्टी के ट्यूमर जो है वो और किसी बॉडी पार्ट में ना हो जाए। ठीक है, सो दैट मच डिजास्टरस और दैट मच ड्रेडली दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज, स्पेसिफिकली इन कैंसर ऑल्सो। ओके, नाउ व्हाट आर कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कॉजेज क्या क्या, ठीक है, कारण क्या है।
Transformation of normal cells into cancerous cells or neoplastic cells may be induced by physical, chemical और biological agents. अब जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको कार्सिनोजेंस का नाम दिया जाता है. जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, चाहे फिर वो फिजिकल है, केमिकल है या बायोलॉजिकल है, उनको कार्सिनोजेंस का नाम दिया जाता है. Ionizing radiations like X-rays and gamma rays and non-ionizing radiations like UV cause DNA damage leading to neoplastic transformation. अब जो different type of radiations होती हैं, चाहे फिर वो आयनाइजिंग रेडिएशंस है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस है, ठीक है, वो क्या करती है, बेसिकली डीएनए में डैमेज करती है, जिसकी वजह से न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन सेल्स के अंदर होती है. न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होने का क्या मतलब है कि वहां पर वो क्या करेंगे, ट्यूमर्स फॉर्म करेंगे. ठीक है, वो क्या करेंगे, बेसिकली ट्यूमर्स फॉर्म करेंगे. ओके. The chemical carcinogens present in tobacco smoke have been identified as a major cause of lung cancer. अब जो लंग कैंसर होता है वो टोबैको स्मोक जो होता है, टोबैको स्मोक के अंदर जो कार्सिनोजन प्रेजेंट होता है, जो केमिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर. ठीक है. कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरसेस. अब जो वायरसेस कैंसर कॉज करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है ऑन्कोजेनिक वायरसेस. एंड इन पर्टिकुलर वायरसेस के पास में दे हैव वायरल ऑन्कोजीन्स. ठीक है, इनके जो जीन्स होंगे दे आर वायरल ऑन्कोजीन्स. ठीक है. सेवरल जीन्स कॉल्ड सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, इनको CONC के नाम से भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है. और प्रोटो ऑन्कोजीन्स, they have been identified in normal cells which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of the cell. ठीक है, यानी कि कुछ जो जीन्स होते हैं जिनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स या सेलुलर ऑन्कोजीन्स का नाम दिया जाता है ना, they have been identified in normal cells. इनको क्या किया गया, नॉर्मल सेल्स के अंदर आइडेंटिफाई किया गया कि अगर इनको कुछ पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशंस के अंदर ही एक्टिवेट होते हैं, दैट मींस ये वहां पे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे, यानी कि वहां पर ये क्या करेंगे, बेसिकली ट्यूमर्स फॉर्म करवा सकते हैं, कैंसर कॉज करवाने की कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है. इसीलिए इन जीन्स को क्या नाम दिया जाता है, ऑन्कोजीन्स. ठीक है, या फिर सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स. क्यों, बेसिकली क्योंकि ये नॉर्मल सेल्स के अंदर. ठीक है. Now, cancer detection and diagnostic. Early detection of cancer is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. ठीक है, अब काफी केसेस के अंदर जो कैंसर होता है, ठीक है, वो ट्रीट हो जाता है. ठीक है, कंप्लीटली क्योर हो जाता है. ठीक है, एड्स के अंदर ऑब्वियसली कंप्लीटली क्योर नहीं हो पाता. कैंसर अगर अर्ली डायग्नोस्टिक हो जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए, तो काफी केसेस के अंदर सक्सेसफुली उसको ट्रीट किया जा सकता है. Cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow tests for increasing cell counts in the case of leukemia. ठीक है, यानी कि किस किस तरीके से जो है कैंसर डिटेक्शन किया जाता है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज के थ्रू किया जाता है. दैट मीन्स जो है बेसिकली टिश्यूज, ठीक है, ब्लड और बोन मैरो का टेस्ट. ठीक है, बोन मैरो किस केस में, फॉर इंक्रीजिंग सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया, अगर किसी को ब्लड कैंसर, उस केस. ठीक है. अब बायोप्सी में क्या होता है, बायोप्सी आजकल तो बहुत कॉमनली टर्म सुनने को मिल जाती है, ध्यान से समझो. A piece of the suspected tissue cut into thin section is stained and examined under microscope by a pathologist. ठीक है, यानी कि अगर डॉक्टर्स को लग रहा है कि इस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर लंग्स कैंसर हो सकता है, तो लंग्स के अंदर से या पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, जिस पर्टिकुलर रीजन में उनको लग रहा है कि यार यहाँ पे कैंसर हो सकता है, वहां से जो सस्पेक्टेड टिश्यू है उसका छोटा सा पीस लिया जाता है. इट इज कट इनटू थिन सेक्शंस. ठीक है, एंड उसके बाद में उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाए. ठीक है, उसके बाद में देखा जाता है कि जो सेल्स है उनका डिवीजन किस तरीके से हो रहा है, या डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिस तरीके से उसको देखा जाता है, एंड फिर डायग्नोस किया जाता है कि क्या इस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को कैंसर है या नहीं. ठीक है. टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी में क्या होता है, यूज ऑफ एक्सरे, सीटी स्कैन और द कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड MRI और द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. अब कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो काफी यूजफुल होती है. अब ये जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है, ये क्या करती है, इट यूजेस एक्सरेज
टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि 3D इमेज जनरेट करती है एंड उस हेल्प से ये क्या करती है बेसिकली कैंसर को डायग्नोस करने में या डिटेक्ट करने में बेसिकली हेल्प करती है। ओके, नाउ MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue। अब MRI क्या करती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी के अंदर एक्सरेज यूज हो रहे थे 3D इमेज जनरेट करने के लिए। एमआरआई इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयनाइजिंग का क्या मतलब है, यानी कि वहां पे वो आयंस के फॉर्म में नहीं वहां पे वो कन्वर्ट होंगी। ठीक है, क्या करते हैं, दे एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई हेल्पफुल होती है। नाउ antibodies against cancer specific antigens are also used for detection of certain cancers। ठीक है, techniques of molecular biology can be applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancers। ठीक है, पहली बात तो कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज भी जो है, ठीक है, एंटीबॉडीज भी जो है वो यूज की जाती है अगेंस्ट सर्टेन कैंसर स्पेसिफिक एजेंट्स। ठीक है, वो हेल्प कर सकती है कैंसर को डिटेक्ट करने में। डिफरेंट टेक्निक्स जो होती है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, उनको यूज किया जा सकता है टू डिटेक्ट जीन्स इन द इंडिविजुअल्स जहां पे इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी होती है कि ये पर्टिकुलर कैंसर शायद इनहेरिटेडली क्या होता है बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग है वो ससेप्टेबल है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर से। ठीक है, लेट्स से पहले उनकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री में कैंसर रहा, ठीक है, तो उस केस के अंदर कई बार इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी की वजह से वहां पर चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं कैंसर होने के। तो ऐसे केसेस के अंदर जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डिफरेंट टेक्निक्स वहां पर यूज हो सकती है। ओके, identification of such genes which predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancers। ठीक है, यानी कि अगर इन तरीके के जीन्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है, तो वहां पर कैंसर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। Such individuals may be advised to exposure to particular carcinogens to which they are susceptible। ठीक है, यानी कि अगर हमें पता है कि इस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को ये टाइप का कैंसर से ससेप्टेबल ये है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्सिनोजन से उनको दूर रखा जाता है। ठीक है, उनको एडवाइस किया जाता है कि आप इससे दूर। ठीक है, एग्जांपल क्या है, टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ऑब्वियसली इसमें ना कुछ चीजें बहुत समझने वाली है, कुछ चीजें जनरलाइज्ड। ठीक है, तो उन बातों का हमें ध्यान रखना। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट क्या क्या है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। अक्सर जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इन पर्टिकुलर टेक्निक्स को या इन पर्टिकुलर अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है। अब रेडियोथेरेपी में क्या होता है, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं दे आर irradiated lethally taking proper care of normal tissue surrounding the tumor mass। ठीक है, यानी कि जिस पर्टिकुलर प्लेस पे ट्यूमर है, ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट ट्यूमर सेल्स होंगे वहां पर क्या किए जाते हैं, रेडिएशंस इरेडिएट की जाती है। ठीक है, रेडिएशंस वहां पे जो है बेसिकली इरेडिएट की जाती है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो नॉर्मल टिश्यू है वहां पर वो जो रेज है वो ना पड़े। ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। Several chemotherapeutic drugs, chemotherapy, are used to kill cancerous cells. Some of these are specific for particular tumors। ठीक है, आप डिफरेंट कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जो होती है, जो कीमोथेरेपी के अंदर यूज की जाती है, दे आर हेल्पफुल टू किल कैंसरस सेल्स, दे आर यूज टू किल कैंसरस सेल्स एंड सम ऑफ देम, कुछ जो ड्रग्स होती हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। ठीक है, जैसे कि एक लेट से कोई ड्रग है तो वो लंग कैंसर के लिए ही यूज होगी, तो इस तरीके से कुछ कुछ ड्रग्स जो होती है वो स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स, हेयर लॉस, अनीमिया एक्सेट्रा। ये अक्सर देखने को मिलता है कैंसर पेशेंट्स के अंदर। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ठीक है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है आजकल, ठीक है, वो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी, इन तीनों को मिला के, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है।
Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. Therefore, patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferons which activate their immune system and helps in destroying the tumor. अब क्या होता है बेसिकली, ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, दे अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, यानी इम्यून सिस्टम के थ्रू जो डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन होती है वो अवॉइड होती है ट्यूमर सेल्स की। ठीक है, ये उसको अवॉइड करते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना, उनको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जिनका नाम अल्फा इंटरफेरॉन्स होता है, बहुत बार पूछा हुआ है इससे क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है। ये अल्फा है, ठीक है, डी नहीं है। तो ये उनको दिए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, एंड वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में वहां पे हेल्प। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने एड्स और कैंसर को इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो। अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर का आई गेस 1 या 2 पार्ट्स और आएंगे, उसके बाद चैप्टर आपको हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग दूसरी यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.